विल्सन्स फार्मास्यूटिकल्स के साथ ना सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि देख भी रहे हैं हमें। आप हमारे फेसबुक लाइव के थ्रू FM 100 पाकिस्तान इज और ऑफिशियल फेसबुक पेज प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है विल्सन्स फार्मास्यूटिकल्स के ताउन से। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के हवाले से, जिसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। आज हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन। इसके साथ साथ बात की जाएगी कि किस तरह इसका इलाज मुमकिन है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में एक्सपर्ट मौजूद है। हमेशा की तरह एक डिफरेंट हमारे साथ प्रोग्राम में एक्सपर्ट होते हैं जो बताते हैं कि किस तरह आप अपनी ज़िंदगी में बीमारियों से बच सकते हैं, किस तरह उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह आप जो है हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं। सो आपको बताती चलूँ, आज प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर सुहेल अहमद मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन है, फैमिली क्लिनिक अडियाला रोड, रावलपिंडी। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया मानूर, आपने मुझे स्टूडियोज में बुलाया। मोस्ट वेलकम डॉक्टर साहब। अगर बात की जाए हाइपरटेंशन के हवाले से तो बेसिकली ब्लड प्रेशर होता क्या है और हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? मानूर, बात यह है कि ये एक बड़ी ही कॉमन बात है कि लोग हमारे पास जब आते हैं और ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ब्लड प्रेशर है और मैं इसका इलाज चाहता हूँ या चाहती हूँ। हम पेशेंट से बुनियादी तौर पे मेरा भी यही सवाल होता है। पहले मैं पेशेंट से ये पूछता हूँ कि क्या आप जानते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है, क्योंकि जब तक पेशेंट ये नहीं जानता कि ब्लड प्रेशर बेसिकली होता क्या है, वो इसके इलाज के बारे में बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि वो सीरियस नहीं होता। बिल्कुल। तो इसके लिए मैं बड़ी एक लेमैन सी उनसे बात पूछता हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके घर में पानी का एक लॉन में एक नलका लगा हुआ है और उसके साथ आपने एक पाइप अटैच किया हुआ है और उस पाइप का एक साइड अगर आप उसको बंद कर दीजिए और दूसरी साइड से आप उसका पानी खोल दें तो क्या होगा? तो पेशेंट फिर ऑब्वियसली बताता है कि डॉक्टर साहब अगर वो पाइप कमज़ोर है तो वो कहीं से फट जाएगा, क्योंकि वो जो उसके अंदर है ना पानी का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल। मैंने कहता है एग्जैक्टली आप यही सोचिए अपने जिस्म के बारे में। आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी दिल से शरेयानें निकलती हैं और फिर वो दोबारा वरीदों के ज़रिए खून वापस आता है, तो ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बिल्कुल। इस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का कोई आउटलेट नहीं है, सिर्फ उस वक्त होता है जब कोई कट लगता है तो वो हमारा वो सिस्टम पंक्चर होता है एक तरह से। सही। अब इसके अंदर जो खून दौड़ रहा है दिल की हर धड़कन के साथ, जो हार्ट पंप कर रहा है, ये इन शरेयानों के अंदर खून को भेज रहा है। और ये जो खून है उन शरेयानों के अंदर अंदरूनी जो उनकी जो दीवारें हैं उनके ऊपर दबाव पैदा करता है। यानी वो जो प्रेशर है ना, ब्लड प्रेशर मींस खून का दबाव, ये दबाव शरेयानों के अंदर होता है, यानी जब खून दौड़ता है रगों के अंदर। ठीक है, तो इस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो डेफिनेटली फिर वही होगा जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक पानी का जो पाइप है, अगर उसमें प्रेशर से पानी जा रहा है और पाइप आगे से आप बंद कर देंगे तो डेफिनेटली फिर वो पाइप बर्स्ट कर जाएगा। तो फिर यही नुकसान होगा कि अगर एक क्लोज्ड सिस्टम के अंदर अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर अगर पेशेंट अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाता तो इसके फिर बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं और बहुत ज़्यादा उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। सही जी जनाब, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं हेल्दी हार्ट विल्सन्स फार्मास्यूटिकल्स के साथ। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं हाई ब्लड प्रेशर से मुतल्लिक तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 3636 पर, या आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं ऑन 030692936636। फेसबुक लाइव के थ्रू आप देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख सकते हैं रिलेटेड टू हाई ब्लड प्रेशर। आप हमें बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि किस तरह बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर होता है, इसकी अलामात क्या है? इसमें अलामात बताने से पहले मानूर मैं ये बताना चाहूँगा कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है ये हमें जानना चाहिए कि हमारा बुक्स में भी लिखा हुआ है और हर बंदा जानता है कि 120/80 यानी 120 सिस्टोलिक और 80 जो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये होना चाहिए। इसे हम नॉर्मल कहते हैं। लेकिन अगर 120 से लेकर 129 यानी 129 के दरमियान, यानी 120 से लेकर 129 के दरमियान सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आ रहा है और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 80 या लेस देन 80 भी है, तो हम इसे कहेंगे आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। दिस इज कॉल्ड एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। लेकिन प्रॉपर जब हम इसको हम कैटेगराइज करते हैं तो जो स्टेज 1 है हाइपरटेंशन की, ब्लड प्रेशर की, हाई ब्लड प्रेशर की, वो ये है कि अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से 139 और जो डायस्टोलिक है वो 80 से 89 के दरमियान होगा तो ये स्टेज 1 कहलाएगी। और ये स्टेज 1 जो है ये एक थोड़ी सी एक यानी जिसे कहते हैं रेड फ्लैग स्टार्ट हो जाता है और देन यू हैव टू ट्रीट द पेशेंट। लेकिन जो स्टेज 2 है वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। उसमें पेशेंट का ब्लड प्रेशर 140 सिस्टोलिक और 90
ये नीचे वाला जो डायस्टोलिक है, यानी 140/90 अगर है या इससे थोड़ा सा ज़्यादा है तो ये स्टेज 2 कहलाएगा। और अगर ये खुदा ना खास्ता हद से बाहर निकल जाए और उसको बिल्कुल ट्रीट ना किया जाए तो फिर क्या होगा कि ये रेजिस्टेंट किस्म का हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है, जो कि सिस्टोलिक 180 से ज़्यादा और डायस्टोलिक 120 से ज़्यादा होता है। सही। तो इसकी जो बुनियादी अलामात हैं, इसमें ज़्यादातर लोगों में मैं आपको बताऊं कि लोग महसूस नहीं कर पाते कि उनको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर डेवलप हो रहा है, क्योंकि बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस होता है और इसको कंट्रोल ना करने के नतीजे में जिस्म आहिस्ता आहिस्ता उसका आदी बन जाता है। और फिर होता क्या है कि पेशेंट को मालूम ही नहीं हो पाता कि उसको हाई ब्लड प्रेशर है। लेकिन इसकी बुनियादी अलामात में ये है कि पेशेंट को बाज़ औक़ात हल्का फुल्का सर दर्द महसूस होगा, बाज़ औक़ात पेशेंट आते हैं हमारे पास कि वो चक्कर उनको आ रहे हैं, उसकी कंप्लेंट करते हैं। बाज़ पेशेंट नज़र के धुंधला जाने की शिकायत करते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी कि हमारे कानों में शाई शाई की आवाज़ आ रही है, ठीक है। और कुछ पेशेंट्स कुछ ज़्यादा बड़ी कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं, तो उसमें ये है कि असल बात यह है कि इसका पता नहीं चलता जब तक इसको रेगुलरली मॉनिटर ना किया जाए। बिल्कुल, ठीक है। और इसमें यह है कि बाज़ एक्सट्रीम केसेस में जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो नाक से ब्लीडिंग हो रही होती है, और इसके अलावा जो ज़्यादा क्रॉनिक केसेस होते हैं उसमें गुर्दों का फेल हो जाना और फिर हार्ट फेल वगैरह के अलामात शामिल हैं। लेकिन बुनियादी अलामात वही हैं, सर दर्द होना, चक्कर आना, सांस का फूलना भी इसमें से एक अलामत है। तो ये इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, ख़ास तौर पर अगर आप ऐसी एज में हैं जो कि जिसमें ब्लड प्रेशर हो सकता है, यानी 40 साल से ज़्यादा। वैसे तो ये हर उम्र में ही हो सकता है। अच्छा। और इसकी बेशुमार वो भी हैं कि फैमिली में भी अगर हो, या अगर आपको ऑलरेडी कोई कार्डिक प्रॉब्लम चल रहा है, अगर आपको गुर्दों की कोई तकलीफ है, इवन देन यू आर एट रिस्क। तो इसको प्रॉपरली एक मेडिकल चेकअप का ये एक हिस्सा है कि जब भी आपके पास पेशेंट आता है, जैसे मेरे पास पेशेंट आते हैं, तो हम सबसे पहले उसका कोई बेसिक प्रोफाइल सारा देखते हैं। उसको बुनियादी तौर पे हम चेक करते हैं कि आपका जो हार्ट रेट क्या है, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपका वज़न कितना है। इन सारी चीज़ों से जो पेशेंट का बेसिक फिजिकल एग्जामिनेशन होता है उसमें हमें अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि पेशेंट किस तरफ जा रहा है। सही। और अगर इसकी वजूहात के हवाले से बात की जाए, बेसिक रीज़न क्या है, स्टार्ट ये क्यों हो जाता है? मानूर, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि बहुत सारे एडल्ट्स में किसी को पता ही नहीं चलता कि हमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और ग्रेजुअली जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता कई सालों के अरसे में ये अंदाज़ा होता है मरीज़ को कि उसको कुछ ऐसा हो रहा है कि उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बिल्कुल। इसे तो हम बेसिकली कहते हैं प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन, जो उम्र के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता होता है और उसका पता ही नहीं चलता, और बाज़ लोगों को जब पता चलता है तो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज़ प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन। ये इसकी कोई वजह नहीं होती। जबकि जो दूसरा है वो है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो होता है कि जैसे कि नाम से जाहिर है कि उसकी कोई वजह उसके पीछे मौजूद होती है, और वो उसमें बेशुमार वजूहात हैं। एक तो सबसे पहले कि अगर आप ओबीज हैं, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, अगर इन केस आप स्मोकर हैं, आप खुदा न खास्ता ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का शिकार हैं, यानी रात को सोते हुए लोगों का सांस रुकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो ओबीज या बहुत ज़्यादा वज़न की ज़्यादती के शिकार लोग होते हैं, उनको रात के वक्त सोते वक्त सांस में दुश्वारी का सामना होता है, और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है ब्लड प्रेशर बढ़ने की, जो कि सेकेंडरी कॉज है। इसके अलावा कुछ जिस्म में जैसे हमारे एक एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं, अगर इनमें खुदा न खास्ता कोई ट्यूमर्स हों तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि वो ऐसी सिक्रीशंस बॉडी में शामिल करते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ये भी एक सेकेंडरी कॉज है। अगर गुर्दे का प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पे रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, यानी गुर्दे को जो खून मुहैया कर रही है शरेयान, अगर वो तंग हो गई है, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये भी एक सेकेंडरी कॉज है। थायराइड का एक इशू। थायराइड एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं होता कि जो थायराइड है, ये बेसिक जो फंक्शन करता है, इसके जो हार्मोन्स हैं, ये बॉडी में इसका एक लेवल मेंटेन होना चाहिए। थायराइड प्रॉब्लम्स के साथ भी लोग आते हैं, ये भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन की एक वजह है। इसके अलावा कंजेनिटल कॉजेज भी होती हैं। पैदाइशी तौर पे कुछ ऐसे नुक्स अगर हो तो ब्लड वेसल्स के अंदर, तो उनमें भी ये सेकेंडरी कॉज बनती है। और फिर मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी अद्वियात हमारे जो लोग हैं वो ओवर द काउंटर जाकर कहते हैं जी कि हमें आप ये दवाई दे दीजिए, और
फार्मेसीज भी दवाइयाँ उठाकर दे देती हैं, लेकिन ये जाने बगैर कि इस पेशेंट के लिए दवाई ठीक है या नहीं है। सही। तो वो उन दवाइयों में ख़ास तौर पे जैसे कि कोल्ड रेमेडीज़ हैं, यानी कि ज़ुकाम वगैरह के लिए हम जाके स्टोर से दवाइयाँ ले लेते हैं, इनका प्रोलॉन्ग यूज़ जो है ये ब्लड प्रेशर कर सकता है। इसी तरह फैमिली प्लानिंग की जो कुछ अद्वियात हैं, अगर वो डॉक्टर के मशवरे से ना ली जाएं तो वो भी ब्लड प्रेशर कर सकती हैं। बंद नाक को खोलने की जो अद्वियात हैं ये ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर का बायस बन सकती हैं। फिर इसके अलावा कुछ पेन किलर्स हैं, ये भी ब्लड प्रेशर का बायस बन सकते हैं। और कुछ इलीगल ड्रग्स या खुदा न खास्ता नशावर अद्वियात हैं, दे आर ऑल्सो वेरी डेंजरस, और ये ब्लड प्रेशर में ज्यादती का इजाफा बन सकती है। सही, आपने ब्रीफली बताया तो है कि किन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का खतरा होता है। अगर इसको एलेबरेट किया जाए तो कौन से लोग हैं जो रिस्क पे होते हैं? मानूर, ऐसा है कि इसमें सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा एज। जो पेशेंट की उम्र है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोगों में 40 साल के बाद ब्लड प्रेशर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होता है, जिसे एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। लेकिन ये किसी भी उम्र में हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर जितनी भी मैंने इससे पहले जो कॉजेज बताई वो सेकेंडरी हैं। अगर तो कोई सेकेंडरी कॉज मौजूद है तो ब्लड प्रेशर किसी भी उम्र में हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो वो लोग जो कि 40 साल से ज़्यादा के हैं और 60s में अब आ चुके हैं, ख़ास तौर पे उनमें ब्लड प्रेशर अक्सर लोगों में पाया जाता है ज़्यादा। मैं मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि जो हमारे यहाँ जो प्रेवलेंस है 2015 के डाटा के मुताबिक हर 4 में से एक मर्द वो ब्लड प्रेशर का शिकार है, और हर 5 ख़वातीन में से एक खातून जो है वो ब्लड प्रेशर का शिकार है। दूसरा आ जाता है जो हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ रेसेस पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर दुनिया में अगर इसका हम देखें इसकी प्रेवलेंस, तो जो ब्लैक पीपल हैं इनके अंदर ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। जो वाइट पीपल में ब्लड प्रेशर का इम्कान कम होता है। एशियंस में अब ये देखा गया है बहुत ज़्यादा। अब मैं आपको बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग बात मानूर कि ये एशियंस में हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं ये अब 2/3 इसमें पॉपुलेशन ऐसी है, अगर पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को देखा जाए जो कि ब्लड प्रेशर का शिकार है, तो उसमें से 2/3 सिर्फ अंडरवर्ल्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है ना, ये जो हैं इनके अंदर ये पाई जा रही है। इसके अलावा अगर फैमिली हिस्ट्री आपकी स्ट्रांग है, अगर वालिद को वालदा को ब्लड प्रेशर है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अगर ओवरवेट है, बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ा हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। फिजिकली एक्टिव नहीं है, सारा दिन दफ्तर में बैठते हैं। मैं अक्सर अपने मरीजों से सवाल करता हूँ, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक पिक्चर मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ। वो पिक्चर ये है कि एक कुर्सी है, एक कमरे में कुर्सी पड़ी हुई है, और उस कुर्सी के ऊपर एक बर्गर पड़ा हुआ है बड़ा हैवी किस्म का, और उसके ऊपर एक कोल्ड ड्रिंक पड़ा हुआ है बहुत, और एक उसके ऊपर सिगरेट की डब्बियाँ पड़ी हुई है। तो मानूर, आप बताइए इसमें से कौन सी चीज़ है जो कि ज़्यादा नुकसानदेह है? एक कमरे में कुर्सी पड़ी है, उस कुर्सी के ऊपर 3 चीजें पड़ी हैं, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक और सिगरेट की डिबिया। आई थिंक सिगरेट नहीं। अच्छा, बर्गर भी नहीं है और कोल्ड ड्रिंक भी नहीं है। अच्छा, तो हाँ, वो कुर्सी है, वो कुर्सी। अच्छा, यानी कि हर वक्त जो बैठे रहने की आदत है। जी, और ये देखिएगा कि कुर्सी का इस्तेमाल किस तरह है कि हम सुबह बेड से उठे, अब कुर्सी पे या आरामदेह हालत में तो नहीं, मतलब बेड पे भी एक तरह से आप आरामदेह पोस्चर में, उसके बाद वॉशरूम गए, कमोड पे बैठे, वो भी कुर्सी, उसके बाद हम ऑफिस नाश्ते की टेबल पर बैठे, कुर्सी पे बैठे, उसके बाद गाड़ी की सीट पे बैठे, वो भी कुर्सी, उसके बाद ऑफिस आ गए, सारा दिन कुर्सी के ऊपर बैठे, ठीक है, उसके बाद घर चले गए, टीवी के सामने बैठ गए सोफे पर, कुर्सी है वो भी, ठीक है, उसके बाद रात को बिस्तर पर जाकर लेट गए। तो हमने एक्सर्शन नहीं की। बिल्कुल, और फिर इतने ज्यादा हम थक जाते हैं। यहीं से कंटिन्यू करेंगे, शॉर्ट ब्रेक के जाने पड़ता है। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by UBL और वेस्टर्न यूनियन के साथ जीते ढेरों इनामात। UBL, where you come first। Alright जी, वेलकम बैक इन प्रोग्राम हेल्दी हार्ट विल्सन्स फार्मास्यूटिकल्स के साथ, और आप तक ये प्रोग्राम पहुंचाया जा रहा है विल्सन्स फार्मास्यूटिकल्स की जानिब से। डॉक्टर सुहेल अहमद हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है और हमें बता रहे थे कि रिस्क फैक्टर पे कौन कौन से लोग हैं। सो बेसिकली जिस तरह आपने हमें बताया कि सारा दिन जो हम बैठे रहते हैं। इसके अलावा मानूर, मैं इसमें कंटिन्यू इसलिए करना चाहूँगा कि रिस्क फैक्टर के बारे में बताना सामीन को बहुत ज़रूरी है। इनएक्टिविटी के अलावा
जो हम वर्जिश नहीं करते, वॉक नहीं करते, अपने लिए वक्त नहीं निकालते, टोबैको का इस्तेमाल यानी सिगरेट नोशी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। सिगरेट नोशी ना सिर्फ ब्लड प्रेशर का बायस बनती है, दिल के दीगर अमराज, इसके अलावा कैंसर और बेशुमार मसाइल का बायस बनती है। अच्छा, इसके अलावा हम अपनी खुराक में जो बहुत ज़्यादा सॉल्ट इंटेक करते हैं, सही। नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, सोडियम का, टेबल सॉल्ट जिसे कहते हैं, एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। मैं यही कहूँगा कि सॉल्ट की जो एक मुनासिब मिकदार है उसका मॉडरेट इस्तेमाल जो है वो घरों में करना चाहिए। एडिड सॉल्ट का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस पे अब तो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशंस ऐसी आ चुकी हैं कि सॉल्ट जो है पूरे दिन में कितना इस्तेमाल करना है, मतलब चुटकी भर से ज़्यादा आप सॉल्ट जो है इस्तेमाल ना करें। खानों के अंदर बहुत कम नमक वाले खाने आप इस्तेमाल करें, और इसमें इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें जो कि आपको सॉल्ट का मज़ा तो दें लेकिन आप सॉल्ट ना उसमें डालें। मिसाल के तौर पे आप सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं, लीमू का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर लें जिससे आपके खाने का लुत्फ़ अच्छा हो जाए लेकिन आपको नमक की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा अगर आपके खुराक में पोटेशियम की बहुत कमी है, तो चूंकि पोटेशियम जो है ये सोडियम को साथ रेगुलेट करता है बॉडी में, तो पोटेशियम की कमी की वजह से भी आप ब्लड प्रेशर का शिकार हो सकते हैं। और इसके अलावा खुदा ना खास्ता अगर अल्कोहल या शराबनोशी है वो भी बहुत नुकसानदेह है, जो कि बाहर की सोसाइटीज़ में बहुत प्रेवलेंट है। स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है मानूर कि ये हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा अब दाखिल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, हम हर वक्त एक भाग दौड़ के अमल में रहते हैं और हम अपने लिए, अपनी रिलैक्सेशन के लिए कोई टाइम नहीं निकालते, अपनी फैमिलीज के लिए टाइम नहीं निकालते। तो इट्स अ ग्रेट फैक्टर जो कि कंट्रीब्यूट करता है किसी को ब्लड प्रेशर हो जाने में। और फिर इसके अलावा मैंने जैसे आपको पहले बताया था, अगर कोई क्रॉनिक कंडीशंस हैं, डायबिटीज़ है, किडनी प्रॉब्लम है, इफ़ यू आर ऑन सर्टेन मेडिकेशन, तो ये वो सब लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा एट रिस्क हैं। सही। सो अगर इसका बर वक्त ना इलाज कराया जाए तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? क्योंकि ज़्यादातर मैसेजेस जो हैं वो यही हमें रिसीव हो रहे हैं कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें पता लगता है किडनी फेल होगी, ओके हमारा तो ब्लड प्रेशर हाई था, हमें पता ही नहीं था। मानूर ऐसा है कि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इमीडिएटली तो कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होती, और यही वजह है कि पेशेंट इसको इतना सीरियस नहीं लेते। अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो वो कुछ अरसे के बाद डेवलप होना शुरू होती हैं, जिसमें हार्ट अटैक है या स्ट्रोक है। हार्ट अटैक ये होता है कि अगर खून की जो सप्लाई है दिल को वो मुतासिर हो जाए, यानी दिल की भी एक ब्लड सप्लाई होती है, और दिल को जो दिल के मसल्स को जो आर्टरीज खून सप्लाई कर रही हैं, जिन्हें कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, इफ़ दे गेट ब्लॉक्ड, और अगर उनमें ऑक्सीजन और दिल के उस हिस्से को ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो इसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। और स्ट्रोक ये होता है कि अगर दिमाग के किसी हिस्से को ऑक्सीजन ना पहुंच सके, बर वक्त खून ना पहुंच सके, आर्टरी के नैरो हो जाने की वजह से या किसी भी वजह से, तो या हेमरेज की वजह से, तो दिमाग का वो हिस्सा मुतासिर होता है। इसके अलावा इसकी बड़ी कॉम्प्लिकेशन में ये है कि अगर खून की नालियों में दबाव मुसलसल यानी हमारी शरेयानों में ज़्यादा रहेगा, तो मैंने आपको जैसे कि मिसाल दी थी पानी के पाइप की, तो पानी का पाइप जैसे अगर कमज़ोर होगा और पानी का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा और पाइप आप आगे से बंद कर देंगे तो बर्स्ट कर जाएगा। इसी तरह जो हमारी शरेयानी है वो बर्स्ट कर सकती हैं, या उनके अंदर कुछ ऐसे एनोरिज्म्स डेवलप हो सकते हैं जो कि बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। इसके अलावा एक प्रोलॉन्ग कॉम्प्लिकेशन में हार्ट फेल्योर है। अब हमारे यहाँ कहा जाता है जी हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल्योर बेसिकली एक वक्त का प्रोसेस नहीं है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। हार्ट फेल्योर ये होता है कि अगर आप कॉन्टिन्यूसली दिल को अगर मुसलसल मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा जोर लगा के खून को पंप करने के लिए, क्योंकि आगे आर्टरीज नैरो हो चुकी हैं ब्लड प्रेशर की वजह से, ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, तो हार्ट आहिस्ता आहिस्ता इनलार्ज होना शुरू हो जाता है। और जब हार्ट आहिस्ता आहिस्ता इनलार्ज होता है तो दिल बड़ा होना, ये कोई उर्दू मुहावरे में तो कहते हैं दिल बड़ा करो, ये वो वाला दिल बड़ा नहीं है। ये दिल बड़ा होना नुकसानदेह है। अच्छा, सही। जी, और इस हार्ट के फूल जाने की वजह से या बड़े हो जाने की वजह से हार्ट के मसल्स इतने वीक हो जाते हैं कि वो प्रॉपरली पंप नहीं कर सकते, और जिसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है जिसे हम हार्ट फेल्योर कहते हैं। और लास्ट में ये है कि अगर ब्लड वेसल्स जो हैं बहुत ज़्यादा नैरो हो जाएं, किडनीज के कमज़ोर होना शुरू हो जाएं ब्लड प्रेशर की वजह से, तो वो भी एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है, किडनी फेल होना शुरू हो
जाते हैं। और इसके अलावा फिर ये है कि मरीज़ में ब्रेन पे जो इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं उसमें भूलने की आदत उसे बढ़ जाती है, मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, लॉट ऑफ अदर कॉम्प्लिकेशंस। लेकिन इसमें और विजन लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर अगर क्रॉनिकली बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड है और उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा तो बिनाई पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो दीज आर फ्यू कॉम्प्लिकेशंस। सही। और अगर इसके डायग्नोसिस के हवाले से बात की जाए तो किस तरह इसकी तशखीस की जाती है? महानूर देखें, डायग्नोसिस तो बहुत आसान है। मैंने आपको बताया कि अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लें और कुर्सी का इस्तेमाल कम कर दें और अपनी टांगों को हम जहमत दें कि हम रोज़ाना कम से कम आधा पौना घंटा अपने लिए निकालें वॉक करने के लिए और अपना एक एक्टिव लाइफस्टाइल रखें, फैट्स, चिकनाइयों और नमक से बहुत परहेज करें, सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करें, तो हमें शायद ब्लड प्रेशर की डायग्नोसिस की ज़रूरत ही नहीं पड़े। बिल्कुल। लेकिन मैंने आपको बताया कि देयर आर सर्टेन पीपल जिनको रेगुलर चेकअप में देखना चाहिए। तो उसके लिए सबसे आसान है कि ब्लड प्रेशर के जो ऑपरेटर से जो मर्करी स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, ये बहुत मुफीद है। इससे ब्लड प्रेशर जो है इसकी तशखीस की जाती है। 1, 2, 3 रीडिंग्स के बाद पेशेंट को बता दिया जाता है कि आपको ब्लड प्रेशर है। और दिस इज वेरी इजीएस्ट वे टू डायग्नोज द पेशेंट। लेकिन असल चीज़ ये है कि उस डायग्नोसिस के बाद आपने किस तरीके से पेशेंट को अब कन्विंस किया है। मेरी अपनी डॉक्टर दोस्तों से भी ये गुजारिश है कि पेशेंट को उसकी तमाम चीज़ों के बारे में बताएं। अच्छा। उसको उसकी जुबान में समझाएं। बिल्कुल उसकी जुबान में बताएं कि अगर आप ये नहीं करेंगे, अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और इफ़ यू नीड एनी मेडिसिन, इस मेडिसिन को आपने छोड़ना नहीं है। हमारे यहाँ मानूर एक अजीब कॉन्सेप्ट है। पेशेंट आके कहता है कि डॉक्टर साहब अगर ये मैंने एक बार शुरू कर ली मेडिसिन, ये तो लग जाएगी, सारी जिंदगी, ये तो सारी जिंदगी खानी पड़ेगी। तो मैं उन्हें एक मिसाल देता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि आपके घर में एक खतरनाक जानवर है, ठीक है, और वो खतरनाक जानवर मिसाल के तौर पे एक बैल है और वो आपको जो है वो कुछ नुकसान नहीं दे रहा, लेकिन वो आपके लिए फायदेमंद बहुत है। आप उसको रोजाना आपकी ड्यूटी के आपने उसके गले में रस्सी बांधनी है और वो आपकी सारी जिंदगी आपका फायदा भी करता रहेगा और आप रोजाना रस्सी भी बांधते रहेंगे, आपका नुकसान कोई नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसे छोड़ देंगे तो आपके सहन की सारी चीजें रात को तबाह कर देगा। इन द सेम वे यू हैव टू टेक मेडिसिन फॉर योर ब्लड प्रेशर फॉर द होल लाइफ, ताकि आपके दिल को नुकसान ना हो और आप सारी जिंदगी खुश खुरम और सेहतमंद गुजार सकें। सही। सिंस वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम लेफ्ट, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। ट्रीटमेंट क्या है इसका, किस तरह इसका इलाज किया जाता है? ट्रीटमेंट के लिए बहुत सिंपल सी बात है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। हमें एक्टिव होना है, हमें एक्टिव होना है, हमें एक्टिव होना है, हमें आइडल नहीं बैठना। हमारी यंग जनरेशन भी मैंने देखा है बहुत ज़्यादा अब आइडल हो चुकी है। घरों में लोग बाहर निकलना पसंद नहीं करते। मैं उन्हें कहता हूँ कि अपनी छत के ऊपर वॉक कर लें। ख़वातीन को ही मैं मशवरा देता हूँ कि आप घर में एक कमरे से तीसरे कमरे तक आप सिर्फ चक्कर ही लगाती रहें, तो आप दिन में 50, 60, 100 चक्कर लगाएंगी तो आपकी एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, यू हैव टू बी एक्टिव। अगर आप बैठे हैं तो बैठे बैठे भी आप अपनी टांगों को मूव करते रहें। अगर आप अपने ऑफिस में हैं तो आप फोन करने के बजाय दूसरे ऑफिस में जाके उस शख्स से बात कर लें। अगर आप स्कूल में हैं तो आप थोड़ी सी भाग दौड़ कर लीजिए। सो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में एक्टिविटी मस्ट है। तो पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। दूसरे नंबर पे ये कि देयर आर सर्टेन मेडिकेशंस, और मेडिकेशन ये हैं कि उसमें जो गाइडलाइंस ये कहती हैं कि वी नीड टू यूज सम थायराइड डायूरेटिक्स, जो कि फर्स्ट स्टेप के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं कुछ खास पेशेंट्स में। इसके अलावा फर्स्ट स्टेप के तौर पे हम कुछ ड्रग्स हैं जिन्हें एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स कहते हैं, और इसी के साथ इससे मिलता जुलता एक ग्रुप है जिसे ARB कहते हैं, यानी एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं। दे आर इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा एक तीसरा ग्रुप है जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अच्छा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये डॉक्टर जो है अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस जो है, लेटेस्ट गाइडलाइंस जो है, मरीज़ को ये अद्वियात तजवीज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल मेडिकेशन भी है, जैसे कि अगर ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल ना हो रहा तो कुछ अल्फा ब्लॉकर्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट हैं और रेनिन इनहिबिटर्स हैं। लेकिन ये चूँकि एक लेमैन इस चीज़ को शायद नहीं समझ सकता, तो मेरा ख्याल है कि ये डॉक्टर की सवाबदीद पर होना चाहिए। एंड वन शुड अंडरस्टैंड कि ये मेडिकेशन है, ये लाइफ लॉन्ग है। अनटिल अनलेस कि आप अपने आप को इतना फिट ना कर लें कि आपका BP लो होना शुरू हो जाए, तो फिर डेफिनेटली आई वुड बी द फर्स्ट डॉक्टर जो मैं कहूँगा कि आप अपनी दवाई बंद कर दें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यू हैव टू टेक दिस मेडिकेशन फॉर द होल लाइफ।
अच्छा, और क्या ब्लड प्रेशर की कोई ऐसी किस्म भी है जिसका इलाज दवाई से भी मुमकिन नहीं है? जी हाँ, मैंने आपको शुरू में बताया था प्रोग्राम के कि जो एक टाइप होती है रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। जी। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर की वो किस्म है जो कि बुनियादी तौर पर किसी भी दवाई से कंट्रोल नहीं होती, या ख़ास तौर पे वो ब्लड प्रेशर ऐसा ब्लड प्रेशर होता है जो कि वक्त के साथ अब इस तरह डेवलप हो गया है कि वो एक या दो दवाइयों से कंट्रोल नहीं होता। तो उसके लिए खास स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ती हैं। सम टाइम उसमें पेशेंट को हॉस्पिटल एडमिशन भी चाहिए होता है, और सम टाइम ये है कि बहुत सारी दवाइयों का कम्बिनेशन मिलाकर उस पेशेंट को दिया जाता है। तो रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन ज़्यादा ख़तरनाक है, और खुदा ना करे कि कोई पेशेंट उस स्टेज तक पहुंचे। दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट एक्चुअली। सही। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी ज़रा मुश्किल हो जाता है उसको ट्रीट। जी हाँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो बेसिकली आपको हेल्प करती है ना उस कंडीशन से बाहर निकलने में, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ब्लड प्रेशर होने से भी बचाती हैं। यानी जिन लोगों को अभी तक ब्लड प्रेशर खुदा न खास्ता नहीं हुआ है, तो एक्सक्यूज मी, उनको चाहिए कि अपना अभी से अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर लें और एक्टिव हो जाएं लाइफ में, और खुराक पे खास तवज्जो दें, कैलोरीज इनटेक बहुत कम कर दें, जंक फूड से परहेज करें, स्मोकिंग क्विट कर दें, तो इंशाल्लाह उनको ब्लड प्रेशर नहीं होगा। बिल्कुल। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम डॉक्टर साहब क्या मशवरा देना चाहेंगे? मेरा मशवरा यही है, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के दरमियान में भी यही कहा कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट लाइफ। ज़िंदगी बहुत कीमती है, और ये ज़िंदगी हमें एक बार मिलती है। इस ज़िंदगी की केयर हमें इसी तरह करनी चाहिए कि जैसे ये एक अमानत है हमारे पास, और आप जानते हैं कि जब ज़िंदगी है और सेहत है तो सब कुछ है, अगर सेहत नहीं है तो फिर ये ज़िंदगी भी एक तरह से बोझ बन जाती है। बिल्कुल, जान है तो जहान। जान है तो जहान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत डिटेल्ड वे में इसका ट्रीटमेंट भी बताया। होपफुली हमारे लिसनर्स ने ये चीज़ें गौर से सुनी होंगी, वो अमल करेंगे, थोड़ी सी वॉक को अपने लाइफस्टाइल में लाजमी शामिल करेंगे ताकि वो हेल्दी रह सकें। सो बेसिकली ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा था विल्सन्स फार्मास्यूटिकल्स के तावन से। आज के प्रोग्राम से इतना ही। आज हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर सुहेल अहमद मौजूद थे, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन